वेलकम टू स्के नॉवल वर्स। यहाँ आपको अलग अलग कहानियाँ मिलेंगी जिसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको अगर ये अच्छी लगे तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना। न्यूबर सिटी में एक भूरे बालों वाली औसत दिखने वाली लड़की व्यस्त सड़क पर खुशी से चल रही थी। आज का दिन बहुत खूबसूरत था। उसने अकादमी में अपना दिन पूरा किया और पूरा दिन सरकार और समाज के बारे में सीखते हुए बिताया। वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के बाद घर जा रही थी जिसमें उसने निश्चित रूप से सफलता प्राप्त की। शहर के चारों ओर और बादलों से रहित अद्भुत आकाश को देखते हुए वह सोच रही थी, आज का दिन बहुत अच्छा है और इसे कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। सड़क पर चलते हुए वह अपनी पसंदीदा बेकरी के पास से गुजरी और अचानक उसके कदम रुक गए, जिससे अन्य पैदल यात्री लगभग ठोकर खा गए। देखो लड़की, एक बेहद रूखे आदमी ने आवाज़ लगाए। ऐसा लग रहा था कि उसे कहीं जल्दी है। बेशक लड़की ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह बस पलटी और बेकरी में चली गई। इस समय ज्यादा ग्राहक नहीं थे क्योंकि दोपहर की भीड़ अभी शुरू नहीं हुई थी। 5 मिनट इंतजार करने के बाद आखिरकार उसकी बारी आ गई। शुभ दोपहर श्रीमती जून, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। हाय सेरा, आज मैं तुम्हारे लिए क्या ला सकती हूँ? श्रीमती जून ने विनम्रता से पूछा। क्या मुझे आधा दर्जन डोनट्स, 3 कपकेक और एक एप्पल पाई मिल सकती है? सेरा ने उत्साह से कहा। वह तो उन सभी स्वादिष्ट मीठी पेस्ट्री के बारे में सोचकर ही लार टपकाने लगी थी। बेकर ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या आप कुछ जश्न मना रहे हैं? ये बहुत सारा खाना है। मैं वास्तव में जश्न मना रही हूँ। मैंने अभी अभी अपनी एक अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की है, 2 और पास कर लूंगी और मैं अकादमी छोड़कर कार्यबल में शामिल हो जाऊंगी, सेरा ने गर्व से कहा। महिला मुस्कुराई और बोली, अच्छा तो पहले मुझे आपको बधाई देने दीजिए। लेकिन क्या आप इस ऑर्डर के बारे में निश्चित हैं? इन पेस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा चीनी और दूसरी गंदी चीज़ें हैं। अगर आप मेरी तरह नहीं दिखना चाहती तो मेरा सुझाव है कि आप कम मिठाइयाँ खाएं। उसने हंसते हुए और खुद की ओर इशारा करते हुए कहा। मिसेस जून का वज़न ज़्यादा नहीं था, शायद वो कुछ किलो वज़न कम कर सकती थी, लेकिन उनके बेकिंग के काम को देखते हुए ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन ऐसी दिखने के बावजूद उन्होंने एक अच्छा पति और एक खुशहाल परिवार पा लिया। अब जब उसने सोचा तो लगा कि पूरे परिवार को किसी न किसी वजह से व्यायाम की ज़रूरत है। चिंता मत करो, मैं ये सब खुद नहीं खाऊंगी, मैं अपने माता पिता के लिए भी कुछ छोड़ दूंगी, उसने हंसते हुए कहा। आपके माता पिता की बात करें तो वे कैसे हैं? जून ने पूछा। वे अच्छा कर रहे हैं, हमेशा की तरह, हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं, विशेषकर अब अंतिम हिस्सा मुश्किल से सुनाई दे रहा था। वे न्यूबर के रखरखाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कुछ छूट दीजिए। सेरा ने राहत की सांस ली। शुक्र है कि उसने आखिरी हिस्सा नहीं सुना, वरना माँ मुझे मार डालती। हाँ मुझे पता है और मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। ये बस एक इच्छा है कि एक आदर्श दुनिया में हम एक दूसरे के साथ अधिक समय बिता सकें, उसने थोड़ी लालसा के साथ कहा। उसके माता पिता वास्तव में शहर के आंतरिक कामकाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उसके पिता एक प्रमुख विद्युत इंजीनियर थे जो शहर के उत्तरी हिस्से में बिजली ग्रिड के लिए जिम्मेदार थे। और उसकी माँ मुख्य नागरिक अधिकारियों में से एक थी जो न्यूबर के नागरिकों की भलाई के लिए जिम्मेदार थीं। तो हाँ, उसके माता पिता महत्वपूर्ण थे। और महत्वपूर्ण नौकरियों के साथ बेटी के साथ बिताने के लिए बहुत कम खाली समय मिलता है। उसकी आवाज़ में उदासी देखकर जून ने बहुत ही नर्म लहजे में कहा, जब वे तुम्हारी परीक्षा का परिणाम सुनेंगे तो उन्हें तुम पर बहुत गर्व होगा। बेशक वे होंगे, सेरा ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर जून को हंसी आ गई और उसने अपना ऑर्डर पैक करना शुरू कर दिया। अपने बड़े ऑर्डर का इंतजार करते हुए सेरा बेकरी में अन्य लोगों की बातें सुन रही थी। एक आदमी ने पूछा, क्या तुमने खबर सुनी है? क्या खबर है? उसके सामने बैठे दूसरे व्यक्ति ने पूछा। पहले आदमी ने इधर उधर देखा और भयभीत धीमे स्वर में उत्तर दिया, कोपेन खो गया है, एक रियल गेट खुलने से नष्ट हो गया है। ये कहते हुए वह आदमी कांप रहा था। ये कैसे हो सकता है? क्या विकसित लोग तैयार नहीं थे? यही तो उनकी खासियत होनी चाहिए थी। दूसरा आदमी बड़बड़ाया। वह इस अफवाह और जानमाल के नुकसान से ज्यादा दुखी नहीं लग रहा था। यह एक श्रेणी 3 का गेट था और उनके ट्रांसेंडेंट जो इसे रोक सकते थे उद्घाटन के लिए शहर से बाहर थे। तो अफवाहें तो पहले से ही फैल रही हैं, सेरा ने सोचा। कोपेन न्यूबर के सबसे नज़दीकी शहरों में से एक था, इसलिए घबराहट स्वाभाविक थी। लेकिन कोपेन न्यूबर से कहीं ज़्यादा कमज़ोर था। उनका सबसे मजबूत इवॉल्व सिर्फ एक ट्रांसेंडेंट था, जबकि हमारे पास न सिर्फ कई ट्रांसेंडेंट हैं बल्कि एक स्टेल भी है। एक छोटा सा क्लास 3 गेट शहर के लिए कोई समस्या पैदा करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। फिर भी खबर वाकई दुखद थी। बहुत कम लोग बचे थे, ज़्यादातर विकसित लोग और कुछ आम इंसान जिन्हें विकसित लोग बचाने में कामयाब रहे। जब उन्हें पता चलेगा कि ये अफवाह नहीं बल्कि सच में हुआ है तो हड़कंप मच जाएगा। मम्मी को तो पहले ही इस वजह से सिरदर्द हो रहा है। जब वह बातचीत पर कान लगा रही थी, सेरा ने देखा कि जून अपना ऑर्डर लेकर तैयार थी।
वह गई और उसे उठाया, भुगतान किया, जल्दी से अलविदा कहा और फिर से घर की ओर चल पड़ी। सेरा खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंत में उसने हार मान ली और डोनट्स में से एक को खाना शुरू कर दिया। एक निवाला खाते हुए उसने फिर से चारों ओर देखा और उसके चेहरे पर चीनी का पाउडर लगा हुआ था, जिससे वह मुस्कुराए। आज का दिन सचमुच बहुत सुंदर था। जब वह ऐसा सोच रही थी तो अचानक सभी लोग वहीं रुक गए। पूरा शहर हिलने लगा और उसके बगल वाली इमारत भी ढह गई। उद्धरण आह, ये दर्द कर रहा है। जागते ही सेरा का पहला विचार यही था। विस्फोट के बाद वह जमीन पर पड़ी थी और उसे होश नहीं था। उसके कानों में आवाज़ें गूंज रही थीं और धुएं की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसका पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा था। बस यही एक चीज़ थी जो उसे बेहोश होने से बचा रही थी। होश में आने की कोशिश करते हुए वह खुद को किसी गंभीर चोट के लिए जांचने लगी। अपने सर्वनाशकारी समाज में हर नागरिक बुनियादी प्राथमिक उपचार जानता था। ठीक इसी तरह के मौक़ों पर सेरा ने खुद को देखा। कुछ खरोंचों, चोटों और जलने के छोटे छोटे निशानों के अलावा वह ठीक लग रही थी, हालांकि उसे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। क्या हुआ? उसने खुद से पूछा। उसने अपने धुंधले मन को साफ करने के लिए सिर हिलाया और तुरंत ही उसे पछतावा हुआ। उफ, बहुत दर्द हो रहा है। शायद मुझे दिमाग में चोट लग गई है। उस दुर्घटना के बाद उसने अपने आसपास देखने की कोशिश की कि क्या हुआ था, लेकिन अफसोस कि वह जमीन से ज़्यादा कुछ नहीं देख सकी। इसके बाद वह उठने लगी, लेकिन तुरंत ही वापस जमीन पर गिर पड़ी और धुएं के कारण खांसने लगी। मुझे यहाँ से निकलना है। उसने हिलने की अपनी कोशिश दोगुनी कर दी और जमीन से ऊपर उठने लगी। कांपते पैरों पर वह खड़ी हो गई और आखिरकार चारों ओर देखकर अपने चारों ओर तबाही का मंजर देख पाए। पूरी गली आग की लपटों में थी, शायद पूरा शहर भी। उसके चारों ओर या तो नष्ट हो चुकी इमारतें थीं या फिर ढहने वाली थीं, और मरे हुए लोग बहुत सारे बस सड़क पर पड़े थे, बेसुध। कम से कम कहें तो ये भयानक था। क्या हुआ? ये सब विनाश किस कारण से हुआ? मानो सवाल का जवाब देते हुए उसकी सुनने की शक्ति वापस आने लगी। पहले तो सेरा अचानक आए इस आवाज़ से चौंक गई और उसका ध्यान भटक गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह एक खास आवाज़ पर ध्यान केंद्रित कर पाए। उसकी घड़ी, जो न्यूबर के हर नागरिक के पास थी, खास थी। ये सिर्फ समय ही नहीं बताती थी, यह एक संचार उपकरण था जो नेटवर्क से जुड़ा था। ये शहर पर होने वाले हमलों के बारे में लोगों को आगाह कर सकती थी। इसके और भी काम थे, लेकिन ज़्यादातर विकसित लोगों के लिए ही रखे गए थे। सतर्क नागरिक, आसपास के क्षेत्र में कक्षा 4 का द्वार खुल रहा है। तुरंत परिसर छोड़ दें। निकटतम विकसित लोगों को सतर्क कर दिया गया है और वे पहले ही अंदर आ चुके हैं। आश्रय लें। ये संदेश लगातार दोहराया जा रहा था। भाड़ में जाए, क्लास 4 का गेट। इसका कोई मतलब नहीं। इस बेवकूफ़ घड़ी को तो गेट खुलने के समय या कई दिन पहले ही सबको बता देना चाहिए। वह इसे समझ ही नहीं पा रही थी। अलर्ट सिस्टम को खास तौर पर इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि ऐसा कभी ना हो। उद्धरण चिन्ह। सतर्क नागरिक। उसकी घड़ी जारी रही। उसने उसे देखा और होलो स्क्रीन पर अलर्ट को छूकर उसे बंद कर दिया, फिर जांच की कि गेट कहाँ खुला है। यह ज़्यादा नज़दीक नहीं था और उसके घर तक पहुंचने के लिए एक साफ रास्ता था, जहां एक तहखाना था जो सैद्धांतिक रूप से इस तरह के हमले को झेल सकता था। वह वहां तब तक इंतज़ार कर सकती थी जब तक कि विकसित लोग अपेक्षाकृत सुरक्षित रूप से इस गड़बड़ी को संभाल न लें। लेकिन वह अभी भी वहां से कुछ ब्लॉक दूर थी, और रास्ते में शायद राक्षस भी थे। वह एक सामान्य मानव के रूप में, बिना किसी जादुई हथियार या कम से कम एक आग्नेयास्त्र के, एक दागी को भी लेने की उम्मीद नहीं कर सकती थी, और उस गेट से बाहर आने पर इससे भी बदतर चीज़ें होने वाली थीं। सौभाग्य से अकादमी ने उसे इस तरह की परिस्थितियों के लिए कुछ हद तक तैयार किया था, लेकिन उसके दिमाग में लगातार धुंध छाए रहने के कारण ऐसी किसी भी बात को याद कर पाना कठिन था। अंत में उसने निर्णय लिया कि सबसे अच्छा विकल्प यही है कि वह आगे बढ़ना शुरू कर दे और रास्ते में आने वाली बाधाओं के अनुकूल ढल जाए। सेरा पहले तो सड़क पर धीरे धीरे चलने लगी। एक दो बार वह लगभग गिर गई, लेकिन एक दो मिनट बाद जब उसने अपने पीछे नष्ट हो चुकी सड़क पर किसी राक्षस के आने की आवाज़ सुनी तो वह दौड़ने लगी। घर की ओर भागते हुए उसने अपनी पढ़ाई को याद करके मन को शांत करने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि ऐसी तनावपूर्ण परिस्थितियों में पढ़ाई हमेशा ही शांतिदायक होती है। हमारा समाज दो स्तरों से बना है। निचले स्तर पर सामान्य मनुष्य हैं जिन्हें नागरिक कहा जाता है, और ऊपरी स्तर पर मानवता के रक्षक, विकसित लोग हैं। नागरिक का उद्देश्य जहां तक हो सके अपने समाज के लिए काम करना और उसकी मदद करना है, जबकि विकसित लोगों का उद्देश्य राक्षसों से लड़ना और नागरिकों की रक्षा करना है। चारों ओर से आ रही भयानक आवाज़ों के कारण सेरा खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। वह दौड़ने लगी और अपने मन को शांत करने की दोगुनी कोशिश करने लगी। विकसित लोगों की 7 रैंकिंग होती हैं, जिनमें से सबसे निचली रैंकिंग को बिना ज़्यादा रचनात्मकता के विकसित कहा जाता है। दूसरी रैंकिंग पर आरोही, तीसरी पर पारलौकिक और चौथी पर तार्किक होते हैं। अन्य 3 रैंकिंग अज्ञात कारणों से वर्गीकृत हैं।
जैसे ही उसे मानसिक शांति मिल रही थी, उसने देखा कि आगे कुछ चल रहा है। सेरा तुरंत पलटी हुई कार के पीछे गई और टूटी खिड़कियों से उस आकृति को हिलते हुए देखा। यह एक बड़े, विचित्र, बालविहीन कुत्ते जैसा लग रहा था, जिसका आकार एक छोटे ट्रक जितना था। कुत्ते के 2 सिर और 6 पैर थे, जिनमें से प्रत्येक पर 5 पंजे थे। सेरा ने अपनी घड़ी पर टाइप किया और स्कैनर फंक्शन चालू कर दिया। होलो स्क्रीन पर लिखा था, स्कैनिंग जारी है। चलो जल्दी करो बेवकूफ घड़ी। स्कैनिंग पूर्ण। वर्गीकरण, द्वितीय श्रेणी का सड़ा हुआ। नाम, जंगली हेलहाउंड। सुझाव, किसी भी कीमत पर बचें। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। जब वह कोई दूसरा रास्ता अपनाने के बारे में सोच रही थी तो अचानक हेलहाउंड ने हवा को सूंघना शुरू कर दिया। फिर उसने आसमान की ओर देखा और भागने से पहले एक बार गुर्राया। ये भाग क्यों गया? फिर उसने देखा कि उसके आसपास की हर चीज शांत और शांतिपूर्ण हो गई है। यदि आपको विनाश से कोई आपत्ति नहीं है तो। सेरा ने आकाश की ओर देखा जहां हेलहाउंड देख रहा था, और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। सेरा ने जो कुछ देखा वह उसे अपनी मृत्यु के दिन तक याद रहेगा, जो शायद उसकी इच्छा से अधिक निकट होगा। वहां आकाश में उसने विशाल, सुंदर, सफेद पंखों वाली एक मानव आकृति देखी। वह प्राणी अद्भुत रूप से सुंदर हो सकता था अगर उसने सेरा को इतना भयभीत न किया होता। उसे यह जानने के लिए अपनी घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि स्वर्गीय राक्षसों का वर्ग कम से कम 4 है, जिसे हॉरर के रूप में नामित किया गया है। हॉरर से नीचे का प्रत्येक राक्षस अपने आप में एक विशेष प्रकार का भयानक प्राणी है, लेकिन केवल 4थी श्रेणी के बाद ही वे आभा के रूप में भय उत्सर्जित करना शुरू करते हैं। सेरा जमीन पर जड़वत हो गई थी और उस भयानक प्राणी से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। वह जीव जमीन पर किसी चीज या किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा था। इधर उधर देखते हुए उसकी नज़र एक पल के लिए सेरा पर टिक गई। उसने उस जीव की आंखों में देखा और अगले ही पल वह मुर्दे की तरह पीली पड़ गई, घुटनों के बल गिर पड़ी, उल्टी करने लगी और कांपने लगी। उसके पेट का सारा सामान बाहर निकल जाने के बाद वह करवट लेकर गिर पड़ी और उसकी आंतें भी निकल गईं। वह अभी भी कांप रही थी और अपनी ही उल्टी और मल में पड़ी थी। उसने कुछ सेकंड और खुद को संभाला, फिर डर के मारे बेहोश हो गई। 1 मिनट या उससे भी अधिक समय बाद वह बड़े विस्फोटों की आवाज़ सुनकर जाग उठी। डर अभी भी था, पर किसी तरह दबा हुआ सा लग रहा था। धीरे से घुटनों के बल उठकर सेरा विस्फोटों की ओर मुड़ी। वहां आसमान में उसे एहसास हुआ कि ये आवाज़ें किसकी हैं, और वह तुरंत फिर से पीली पड़ गई और अगर उसके पेट में कुछ बचा होता तो उल्टी कर देती। ये आवाज़ें किसी विस्फोट की नहीं थीं, बस एक हॉरर और एक स्टेल के बीच की लड़ाई थी। उसके सामने का दृश्य अद्भुत और भयावह दोनों था। पूरी तरह से रूपांतरित स्टेलर को देखना उतना ही भयानक था जितना कि हॉरर को देखना, लेकिन दोनों ही उस डर के जरा भी करीब नहीं थे जो उसे उस घातक फरिश्ते की आंखों में देखकर महसूस हुआ था। वह जानती थी कि स्टेलर कौन है, और शहर का नेता होने के कारण वह उससे कई बार मिल भी चुकी थी। कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता था, क्योंकि इवोल्विंग के बाद लोगों को एक उपाधि मिल सकती थी, और ज़्यादातर लोग जन्म के समय दिए गए नाम से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करना पसंद करते थे। उसका नाम बीस्टमैन था। ये नाम उसे शायद इसलिए दिया गया होगा क्योंकि वह रैंकिंग में ऊपर जाते समय सिर्फ जानवरों जैसे राक्षसों का ही इस्तेमाल करता था। इसलिए ये नाम वाकई काफ़ी उपयुक्त था। हर विकसित व्यक्ति उस पहले राक्षस में रूपांतरित हो सकता है जिसे उसने मारा था या जिसे उसने रैंकिंग में ऊपर जाते समय अवशोषित किया था, और आरोही बनने के बाद वे अपने रूपांतरित शरीर के अंगों को मिला जुला सकते हैं। इस जानकारी के साथ सेरा को तुरंत पता चल गया कि आकाश में उड़ने वाला जानवर बीस्टमैन है। हालांकि उसने पहले कभी उसका पूर्ण परिवर्तन नहीं देखा था। जानवर को 4 अलग अलग भागों से बनाया गया था, बिल्कुल उतने ही जितने एक स्टेलर में हो सकते हैं। वहां निराशा के दूत से लड़ने वाला एक विशालकाय जानवर था जिसका सिर शेर जैसा और शरीर भालू जैसा था। उसके पैर हेलहाउंड जैसे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक पंजे थे, और आकार में वे लगभग विशाल घुमावदार तलवारों जैसे थे। और उस जानवर के चमगादड़ जैसे विशाल पंख थे जो उसे आसानी से हवा में ऊपर उठा सकते थे। परी का आकार भी बदल गया। पहले अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो वह लगभग 5 मीटर लंबी थी, लेकिन अब वह बीस्टमैन के विशाल आकार से मेल खा रही थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या सिर्फ उसका आकार ही बदला है, लेकिन उसे पता लगाने की कोशिश करना ही बेहतर लगा। इसके बजाय वह उनकी लड़ाई से मुंह मोड़कर घर की ओर भागने लगी। अगर वह उनके आसपास होती तो उस झड़प में बच नहीं पाती, और उसके पीछे से आ रही आवाज़ों को देखकर लगता था कि वह वाकई बहुत पास थी, इसलिए उसे सहज महसूस नहीं हो रहा था। चलो बस कुछ और ब्लॉक। वह सड़क के अंत में एक और ब्लॉक पर मुड़ी, और घर मध्यम वर्गीय अपार्टमेंट परिसरों से बदलकर उच्च वर्गीय परिवारों के घरों में बदल गए। ठीक है, 2 और सड़कें और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। सेरा अपने अतीत को धन्यवाद दे रही थी कि उसने शारीरिक प्रशिक्षण कक्षाएं नहीं छोड़ी थीं। किसको पता था कि इससे मेरी जान बच जाएगी? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं तो सिर्फ पसीने से तरबतर लड़के लड़कियों को देखने गया था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूं या नहीं।
सेरा इन बेकार के विचारों में खुद को उलझाए हुए थी कि आखिरकार वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंच ही गई। कम से कम जो बचा था वो तो, लगता है कोई राक्षस यहाँ से गुजरा होगा और उम्मीद है कि चला गया होगा। वह अपने माता पिता के लिए इतनी भयभीत नहीं थी, क्योंकि वे संभवतः पहले से ही अपने कार्यस्थल के निकट किसी निजी या सार्वजनिक आश्रय में रह रहे थे। सेरा अंदर गई और कम से कम आवाज़ करते हुए तहखाने के दरवाजे के पास पहुंची। वह दरवाज़ा किसी राक्षसी चीज़ से बना था, क्योंकि उससे पार पाना किसी भी साधारण धातु से कहीं ज़्यादा मुश्किल था। वह दरवाजे के पास वाले टर्मिनल पर गई और कोड टाइप किया। एक सेकंड बाद टर्मिनल हरी बत्ती से जल उठा और दरवाज़ा चुपचाप खुल गया। सीढ़ियों से नीचे जाते समय उसने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी और नीचे उतरते ही उसने सीढ़ियों का एक और भी भारी दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद वह चारों ओर देखने लगी। बेसमेंट काफ़ी बड़ा था, जिसमें अलग अलग बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, बाथरूम और बेशक शस्त्रागार था। उसने जल्दी से सामान की जांच की कि क्या सब कुछ पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसके माता पिता इतने सावधान थे। उसने शस्त्रागार से एक रेलगन उठाए, उसे लोड किया और लिविंग रूम में चली गई। रेलगन टेंटेड से ऊपर की किसी भी चीज़ के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे इसे पकड़ कर रखना अधिक सुरक्षित महसूस हुआ। जैसे ही वह सोफे पर बैठी और कांपती हुई सांस ली, उसकी आंखें नम हो गईं और वह रोने लगी। उसका एड्रेनालाइन सिस्टम खत्म हो रहा था और उसे पूरी स्थिति का एहसास हो रहा था। वह दुनिया जिसे वह जानती और प्यार करती थी, अब खत्म हो गई है। उसके दोस्त शायद मर चुके हैं। वह अपने माता पिता से भी संपर्क नहीं कर पा रही थी। गेट खुलने से नेटवर्क संचार बाधित हो गया। वह बस वहीं बैठकर अपनी निराशा में रोना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दुनिया ने उसके लिए कुछ और ही योजना बना रखी है। उसके ऊपर पहले वाले धमाके फिर से सुनाई दे रहे थे, लेकिन काफ़ी पास से। सेरा को समझने में 1 मिनट लगा कि क्या हो रहा है। ये कमीने मेरे ठीक ऊपर लड़ रहे हैं। सेरा को यकीन था कि दुनिया किसी न किसी वजह से उसे बर्बाद करना चाहती है। हो सकता है पिछले जन्म में उसने ऐसा कुछ किया हो, कौन जाने। उसे बस एक ही बात पता थी कि उसके ऊपर की दुनिया तबाह होने वाली है। और सबसे बुरी बात यह थी कि वो वहाँ से जा नहीं सकती थी, वो वहाँ एक पल भी नहीं टिक सकती थी। इन असहाय विचारों के साथ वह प्रार्थना करने लगी और किसी भी प्रकार के उच्चतर अस्तित्व के लिए भीख मांगने लगी जो इस तहखाने को बाहर के टकराते हुए दानवों से बचाने के लिए सुनने को तैयार हो। खैर, या तो वह उच्चतर अस्तित्व उससे नफरत करता था या फिर उसका अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि कुछ ही मिनटों की लड़ाई के बाद अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा। जोरदार गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ आई और उसके ऊपर की मजबूत छत में सेंध लग गई। इसके बाद शायद घर में कुछ भी नहीं बचा होगा। सेरा ने निराश होकर सोचा। उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी थी, उसकी किस्मत की तरह। सेरा इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन अफसोस कोई रास्ता नहीं था। वह बस एक मजबूत पत्थर के ताबूत में अपने अपरिहार्य अंत का इंतजार कर सकती थी। खैर, कम से कम मेरी जिंदगी तो अच्छी थी, ज़्यादा रोमांचक तो नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशहाल। अफसोस की बात है कि ये इतनी जल्दी खत्म हो गई। 17 साल, बस इतना ही। तकनीकी तौर पर कहें तो कुछ ही दिनों में 18 साल हो जाएंगे। इन विचारों ने उसे और भी दुखी कर दिया। शायद मुझे खुद को गोली मार लेनी चाहिए, जल्दी से ये सब खत्म कर देना चाहिए। जिंदा दफन होने से तो ये बेहतर होगा। वह सब कुछ खत्म करने के लिए अपने सिर पर बंदूक तानने ही वाली थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। कुछ उसे रोक रहा था। उसके दिल की गहराई में एक एहसास था। उसे लग रहा था जैसे वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाली है। वह कुछ सेकंड तक कोशिश करती रही, फिर अंततः हार मानकर उसने हथियार नीचे रख दिया। मैं खुद को भी नहीं मार सकता, कितना दयनीय है। लेकिन इस तरह के विचार बहुत तेजी से गायब हो गए जब एक विशाल घुमावदार तलवार जैसा पंजा छत से इस तरह से गुजर गया जैसे वह मक्खन से बना हो। सेरा को जोर जोर से सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसकी कोई भी कोशिश उसे शांत नहीं कर पाए। छत पर इतना बड़ा छेद था कि एक बड़ा आदमी आसानी से उसमें से निकल सकता था। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे देवताओं जैसे जीवों की लड़ाई की झलकियां दिखाई दीं। देवदूत को कहीं से एक तलवार मिल गई, लेकिन सेरा समझ नहीं पा रही थी कि वह किस चीज़ से बनी है। हर बार जब वह उसे देखती तो उसे सूरज को देखने जैसा ही एहसास होता। सबसे अजीब बात यह थी कि सूरज के उलट वह बिल्कुल भी चमकीली नहीं थी। लेकिन ये सबसे बुरा नहीं था। सबसे भयानक तो उसके खूबसूरत पंख थे, या कम से कम वो खूबसूरत तो थे, पर अब तो वो बस डरावने लग रहे थे। पंखों के अंदर की तरफ आंखें थीं। शुक्र है कि उसने उन्हें केवल 1 सेकंड के लिए ही देखा, लेकिन इससे उसे जो अनुभूति हुई वह पहले कभी नहीं हुई थी। मुझे उस परी की तरफ बिल्कुल भी न देखने की कोशिश करनी चाहिए। उसे जो एहसास हुआ उसे पागलपन ही कहा जा सकता है। उसे लगा जैसे अगर वो एक पल के लिए भी उसे देख लेगी तो पागल हो जाएगी। सेरा को ये समझ में नहीं आया कि बीस्टमैन ऐसी किसी चीज़ को कैसे देख सकता है, यहाँ तक कि उससे बराबरी पर लड़ने की बात भी नहीं कर सकता। जैसे ही उसने बीस्टमैन की एक झलक देखी, उसकी रूह कांप उठी।
उस विशालकाय जानवर के दर्जनों घाव खून से लथपथ थे और उसका एक पैर भी नहीं था। इतनी गंभीर चोटों के बावजूद वह लड़ रहा था और यहाँ तक कि उस देवदूत पर भी कुछ घाव करने में कामयाब रहा। सेरा आसमान में हो रही इस लड़ाई को देख रही थी, हालांकि उस पर नज़र रखना बहुत मुश्किल था। विशालकाय जीव उसकी पहुंच से कहीं ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ रहे थे और अक्सर वे उस छेद की नज़र से ओझल हो जाते थे जिससे सेरा देख रही थी। एक और तेज बातचीत के बाद वे अलग हो गए और एक दूसरे को देखने लगे, अपने हमलों की तैयारी में। तभी सेरा ने देखा कि देवदूत और भी ज्यादा चमकने लगा है। रुको, ये पहले तो चमकता नहीं था, है ना? जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, दोनों प्राणी अचानक हिल गए। देवदूत ने अपनी तलवार तान दी और शेर इतनी जोर से दहाड़ा कि सेरा अपने खून बहते कानों को पकड़े जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन दर्द और चक्कर के बावजूद उसने इस आदान प्रदान पर नजर रखी। देवदूत की तलवार से एक प्रकाश किरण शेर को मारने की कोशिश में निकली, लेकिन बीस्टबैन ने शेर के मुंह से अपनी एक किरण निकाली। दोनों किरणें एक दूसरे से टकराईं और सेरा को अंधा होने से बचने के लिए मुंह मोड़ना पड़ा। मुंह फेरने के बाद भी उसे हर जगह सिर्फ सफ़ेदी ही नजर आ रही थी, मानो उसके ठीक ऊपर एक नया तारा उदय हो गया हो। कुछ सेकंड बाद अचानक से रोशनी रुक गई और उसे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। रोशनी के कारण पैदा हुए धुंधलेपन में उसे अपनी ओर कोई बड़ी चीज़ गिरती हुई दिखाई दी। उसे यह समझने में एक सेकंड लगा कि यह देवदूत था जो उसके ठीक ऊपर गिरने वाला था। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। वह चीखते हुए छिपने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भागने या छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। अंत में वह कमरे के कोने में जाकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगी। दुनिया हिलने लगी और एक सेकंड बाद एक बहरा कर देने वाली आवाज़ सुनाई दी जब देवदूत का शरीर जमीन से टकराया। छत निश्चित रूप से देवदूत को संभाल नहीं सकी, इसलिए वह तुरंत सेरा के ऊपर गिर पड़ी। जैसे ही उसने देखा कि मलबा उस पर गिरने वाला है, उसके मन में केवल एक ही विचार आया, मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम बड़े आकार के कबूतर। वह शुद्ध घृणा से चिल्लाए और एक सेकंड बाद वह मलबे के नीचे दब गई। सेरा आज तीसरी बार होश में आने लगी थी। दिन बहुत लंबा रहा है और अंत अभी भी नजर नहीं आ रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 भाड़ में जाओ। वह लगातार दर्द और पीड़ा की लगभग आदी हो रही थी। जैसे ही दर्द ने उसके मन को शांत किया, अचानक उसकी आंखें खुल गईं और उनमें घृणा भड़क उठी। मैं उस कबूतर को मारने जा रहा हूँ। उसे अब किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, उस फरिश्ते को मार डालना। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है और उसकी आंखों में देखते ही वह पागल हो जाएगी। एकमात्र बात जो मायने रखती थी वह थी उसे मारना। उसने इधर उधर देखा पर कुछ खास दिखाई नहीं दिया। उसने हिलने डुलने की कोशिश की, लेकिन उसे अपनी छाती के दाहिनी ओर चुभता हुआ दर्द महसूस हुआ। शायद मेरी पसलियां टूटी हैं, मेरे बाएं हाथ और दाहिने पैर में भी बहुत दर्द हो रहा है, शायद वे भी टूट गए हैं। मुझे अपने आसपास की स्थिति जानने की जरूरत है। सेरा प्रकाश उत्पन्न करने का कोई तरीका सोच रही थी। वह अपने दाहिने हाथ को, जिस पर घड़ी थी, आसानी से हिला सकती थी। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। घड़ी की टॉर्च जलाओ। अचानक घड़ी से एक छोटी सी रोशनी निकली। सेरा ने अपनी स्थिति देखने के लिए लाइट घुमाई, लेकिन स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी। वह मलबे में पूरी तरह दबी हुई थी। उसके दाहिने पैर पर एक बड़ा सा टुकड़ा लगा हुआ था। खैर, इससे दर्द का पता चलता है। मैंने इसे हिलाने की कोशिश क्यों की? लानत है। उसने खुद को शांत करने के लिए 2 गहरी सांसें लीं और फिर से अपने आसपास देखा। मलबा हटाकर रेंगकर बाहर निकलने के अलावा उसके पास और कुछ करने को नहीं था। लेकिन इससे वह गिर सकती थी। खैर, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई और विकल्प है। सेरा ने पहले अपने फंसे हुए बाएं हाथ के आसपास के पत्थरों को हिलाना शुरू किया। ये काफ़ी आसान था और उसके सिर पर कुछ भी नहीं गिरा। फिर उसने अपने पैर से मलबा हटाना शुरू किया। उसने एक गड्ढा खोदा जिससे वह अपना पैर बाहर निकाल सके। ये हिस्सा बेकार होने वाला है। उसने अपनी बेल्ट निकाली और उसे अपने दांतों के बीच रख लिया ताकि वह गलती से अपनी जीभ न काट ले। फिर उसने एक गहरी सांस ली और उसे खींचने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उग्ध ओ बकवास। वह जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन पैर बाहर था और वह दर्द से लगभग बेहोश हो गई। अब मुझे केवल खुद को ही खोदना है, उसने कहा और बिना एक पल भी बर्बाद किए खुदाई शुरू कर दी। उसे ज्यादा देर तक खुदाई नहीं करनी पड़ी। उसने 2 चट्टानों के बीच से आती धूप देखी। यह अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत चीज़ थी। उसने बाहर निकलने का रास्ता साफ करने की अपनी कोशिशें दोगुनी कर दी और कुछ ही मिनटों में वह अपनी कब्र से रेंगते हुए बाहर आ गई। वह तुरंत जमीन पर लेट गई, आंखें बंद कर लीं और सूरज की रोशनी का आनंद लिया। उसे नहीं पता था कि उसने ज़मीन के नीचे कितना समय बिताया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अनंत काल बीत गया हो। कुछ मिनट बाद सेरा को याद आया कि वह असल में युद्ध क्षेत्र में थी। इसलिए उसने उस गड्ढे से रेंगकर बाहर निकलने का फैसला किया जहां उसका घर था, ताकि वह चारों ओर देख सके। लेकिन जो कुछ उसने देखा उसने उसकी सारी खुशी की उम्मीदें तोड़ दीं।
उसे चारों ओर सिर्फ विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा था। जहां तक उसकी नज़र जाती, शहर नष्ट हो चुका था। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या सोचा था। शायद मुझे चले जाना चाहिए। फिर उसने अपना दाहिना पैर हिलाया और उसे तुरंत याद आया कि गिरते समय उसका पैर टूट गया था। उसने गिरने के जोर को कम करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल ज़रूर किया, लेकिन इससे उसके दाहिने हिस्से और बाएं हाथ में दर्द और बढ़ गया। मुझे एक स्प्लिंट बनाने की ज़रूरत है। लेकिन वह ये तथ्य भूल गई कि नष्ट हुए शहर में अभी भी राक्षस मौजूद थे। जब वह पट्टी बनाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी, तभी उसे अपने पीछे कुछ हिलता हुआ सुनाई दिया। वह जितनी तेजी से हो सका पीछे मुड़ी। मलबे के नीचे कुछ हिल रहा था। इससे पहले कि वह चीज़ उसे देख पाती, वह मलबे के एक बड़े ढेर के पीछे छिप गई। किसी चीज़ के हिलने और चट्टानों को हिलाने की आवाज़ आई। सेरा ने चट्टान के पीछे से बाहर देखा। उसने राक्षस को देखा। वो कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो पहले वाला हेलहाउंड था और घायल लग रहा था। उसे कुछ करने की ज़रूरत थी। हाँ, सड़ा हुआ प्राणी घायल हो गया था, लेकिन वह अभी भी बिना किसी परेशानी के सेरा को मार सकता था, भले ही वह खुद घायल न हुई हो। मुझे क्या करना चाहिए? जब वह किसी विचार को खोजने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके पीछे से सूंघने की आवाज़ और हलचल हुई। हेलाउंड उससे लगभग 30 मीटर दूर था। भाड़ में जाए। उसने जो पहली चीज़ देखी, जो कि एक धातु का टुकड़ा था, उसे उठाया और जितना संभव हो सके उसे अपने से दूर फेंक दिया। सौभाग्य से सूरज उसकी तरफ था और दोपहर हो चुकी थी, इसलिए वह काफ़ी नीचे लटक रहा था। ये टुकड़ों के प्रक्षेप पथ को छिपाने के लिए एकदम सही था। शिकारी कुत्ते ने एक पल भी बर्बाद किए बिना उस टुकड़े की ओर दौड़ लगा दी। जबकि सेरा दूसरी तरफ भागी, बेशक इस सावधानी से कि शिकारी कुत्ते या किसी और राक्षस को खबर न हो जाए। वह एक सड़क पर पहुंची, या कम से कम सड़क जैसी दिखने वाली किसी चीज़ पर। वह उस सड़क पर चलने लगी, ये जानने की कोशिश में कि आगे क्या करना है। सेरा को जाते हुए कई बार छिपना पड़ा, लेकिन खुशकिस्मती से उनमें से किसी की भी गंध उस सड़े हुए हेलहाउंड जितनी अच्छी नहीं थी, जिससे उनसे छिपना और उनके पास से गुजरने तक इंतज़ार करना उसके लिए काफ़ी आसान हो गया। जब वह शहर से गुजर रही थी, तो उसे अपने ऊपर चल रही भीषण लड़ाई याद आ गई। आश्चर्य है कि कौन जीता। उसे देवदूत की याद आए और उसका क्रोध पुनः भड़क उठा। मैं उस बेवकूफ़ कबूतर को मारना चाहता था, लेकिन अगर नहीं तो कम से कम मुझे उम्मीद है कि बीस्टबैन ने उस कमीने के पंख काट दिए होंगे। जब वह ये सोच रही थी, तो उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि किसी कारणवश कोई भी राक्षस विनाश के इस क्षेत्र के पास आने को तैयार नहीं था। सेरा कुछ कदम और आगे बढ़ी और एक गड्ढे पर पहुंची। उसने नीचे देखा और एक पल के लिए चौंक गई। फिर धीरे धीरे उसे होश आया और एक ही पल में उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। फिर वह इतनी जोर से हंसने लगी कि लगभग गिर ही पड़ी। हा 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 हा। सेरा तब तक हंसती रही जब तक उसकी सांस फूलने नहीं लगी और उसे रुकना पड़ा ताकि वह बेहोश न हो जाए। जैसे ही उसने गड्ढे में नीचे देखा, उसे अपने पिछले सवालों का जवाब मिल गया। पहला सवाल था कि आसमान में टाइटैनिक की टक्कर में कौन जीता। जवाब बिल्कुल साफ था, कोई नहीं जीता। उसके सामने गड्ढे में बीस्टबैन अपने मानव रूप में जमीन पर मृत पड़ा था और कुछ मीटर की दूरी पर एक आकृति थी जो अभी भी भय जैसी आभा दे रही थी। देवदूत तो स्थिर था, लेकिन जिस बात ने सेरा को इतना हंसाया और उसके दूसरे सवाल का जवाब भी वही था। दूसरी बात जो वह जानना चाहती थी, वह ये थी कि देवदूत उस झड़प में बच गया या नहीं। इस जवाब से सेरा को इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती थी, क्योंकि उस गड्ढे में एक भयानक देवदूत लेटा हुआ था। लेकिन वह मरा नहीं था। अरे नहीं, वह तो बस अपने शरीर पर लगी चोटों से मर रहा था। यानी वह लाचार था और कोई भी राहगीर उसे मार सकता था। और संयोग से सेरा वहां से गुजर रही थी। ओह, तुम कमबख्त कबूतर। मैं आमतौर पर बहुत क्षमाशील व्यक्ति हूँ, लेकिन अपने शहर को नष्ट कर रहा हूँ। लाखों लोगों को मार रहा हूँ। संभवतः अपने दोस्तों और माता पिता को मार रहा हूँ। और अगर यह पर्याप्त नहीं होगा, मेरे अपने कमबख्त घर को मेरे सिर पर गिरा रहा हूँ। मैं इसका आनंद लूंगा। उसकी आवाज़ में नफरत साफ झलक रही थी। वह अपने टूटे हुए शरीर के साथ जितनी तेजी से उतर सकती थी उतरी और उस भयावहता के पास पहुंची। लेकिन उसने बहुत जल्दी ही एक समस्या को पहचान लिया। मैं तुम्हें किससे मारूं? वह उस गिरे हुए देवदूत को मारने के लिए कुछ भी ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे खाली हाथ ही हाथ मिला। साधारण इंसानों को मारने के लिए इंसान कई चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन ताकतवर लोगों को मारने के लिए एक खास हथियार की ज़रूरत होती है। वह देवदूत की ओर मुड़ी और उस प्राणी के बाएं हाथ के पास कुछ चमकता हुआ देखा। वह एक तलवार थी, लेकिन कोई साधारण तलवार नहीं, वह देवदूत की अपनी तलवार थी। वह देवदूत के साथ सिकुड़कर इंसानों के इस्तेमाल लायक आकार में आ गई। सेरा फिर मुस्कुराने लगी और बोली, ये तो काव्यात्मक होगा, है न? अपनी ही तलवार से मारा जाना। तलवार के पास पहुंचते हुए सेरा झिझकी, फिर कांपते हाथों से उसे छुआ। उसके शरीर में जो जलन हुई, वह ऐसी थी जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे दोबारा छूने और इस्तेमाल करने में थोड़ी डर लग रहा था।
लेकिन तभी उसकी नज़र हौरा के शांत चेहरे पर पड़ी और नफरत ने उसके डर को दबा दिया। तुमने जो विनाश किया है उसके बाद शांति से मरने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेवकूफ़! इससे पहले कि वह अपने फैसले पर दोबारा सोच पाती, उसने जाकर तलवार पकड़ ली। दर्द लगभग असहनीय था, लेकिन फिर से उभरी नफरत के साथ सेरा कुछ सेकंड तक उसे बर्दाश्त कर पाए। उद्धरण चिन्ह ... आहे! अपनी पूरी ताकत से चीखते हुए और अपनी आत्मा को बिखरते हुए महसूस करते हुए वह मारने के लिए आगे बढ़ी। देवदूत के हृदय की ओर तलवार घुमाते हुए उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ जाग रहा है। यह नया लग रहा था और साथ ही ऐसा भी लग रहा था कि यह हमेशा से ही सुप्त अवस्था में था। लेकिन विकास में अभी भी कुछ कमी थी। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, तलवार देवदूत के हृदय में जा धंसी और उसकी मृत्यु हो गई। उसने तुरंत तलवार छोड़ दी और हाँफने लगी, ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा में आग लग गई हो। सब कुछ शांत हो गया, जब तक कि अचानक देवदूत की लाश से शुद्धसार रिसना शुरू नहीं हो गया। यह अच्छा नहीं हो सकता। सेरा का आखिरी विचार यही था, इससे पहले कि फरिश्ते से शक्ति हर दिशा में फूट पड़े। एक ही दिन में चौथी बार उसे मारकर बेहोश कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... तुम झुक गए हैं? सेरा बहुत ही भ्रमित थी, उसके सभी इंद्रिय ठीक से काम नहीं कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह ... तुम्हारे पास न, बुजुर्ग। वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि यह प्रयास काम कर रहा है, यद्यपि धीरे धीरे। उद्धरण चिन्ह ... आपके पास नए संदेश हैं। वह अंततः समझ सकी कि उसकी घड़ी क्या बक रही थी। मुझे संदेश कैसे मिला? गेट के कारण नेटवर्क डाउन होना चाहिए था। उसने अपनी घड़ी देखी और सबसे पहले उसे समय और तारीख दिखाई दी। कैसे ये कैसे संभव है? समय उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन तारीख महत्वपूर्ण थी। यह गेट खुले हुए 1 सप्ताह हो गया है। ये कैसे संभव है? सेरा को घबराहट होने लगी थी, लेकिन उसने गहरी सांसें लेनी शुरू कर दी और कुछ मिनट बाद वह इतनी शांत हो गई कि चीज़ों को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकी। तो इसीलिए नए संदेश आ रहे हैं। नेटवर्क फिर से चालू हो गया है क्योंकि गेट ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिनों के लिए ही खुले रहते हैं। एक और गहरी सांस लेकर उसने अपने संदेशों की जांच की, लेकिन जो कुछ उसने आगे देखा उसके लिए वह पहले से तैयार नहीं थी। आपके विकास पर बधाई, सेराफिन। आपने अपना पहला राक्षस मार डाला, निराशा का महादूत, तीसरे स्तर का एक डरावना राक्षस। आपके विकसित स्थिति के साथ आपके M-3 नागरिक घड़ी को M-3 विकसित घड़ी में अपग्रेड किया गया है। क्या अतिरिक्त कार्यों को जोड़ा गया है, जिनमें शामिल हैं आपकी स्थिति विंडो, आपकी क्षमताएं, आपका परिवर्तन, रैंक अप की ओर आपकी प्रगति, आपका हत्या इतिहास और कई और मज़ेदार जानकारी की जांच करना। इसके अलावा अपग्रेड के साथ एक छोटा सा भंडारण आता है, जहां से आप अपने हथियार, कवच और अन्य वस्तुओं को बुला सकते हैं जो आप अपने शिकार के साथ कमाएंगे। क्या लगता है आपकी पहली हत्या इतनी खास थी कि आपने ये खिताब हासिल कर लिया? बधाई हो, एंजल मोनार्क। उम्मीद है कि आपकी अगली हत्याएं भी उतनी ही शानदार होंगी। उद्धरण चिन्ह ... उफ, क्या हो रहा है? मैं एक विकसित और एक डरावनी चीज़ को मारकर भी मैं बेहोश हो जाऊंगा। अंत में सेरा बेहोश तो नहीं हुई, लेकिन वह 1 घंटे तक कुछ भी नहीं देखती रही, ताकि वह अपने आप को थोड़ा शांत रख सके, लेकिन फिर उसे कुछ और याद आया। रुको, क्या इसमें लिखा था कि मुझे कोई उपाधि मिली है? एंजल मोनार्क सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही ये थोड़ा आत्ममुग्धतापूर्ण भी है। ये कहाँ से आया? हालांकि अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो वॉच ने कहा था कि हॉरस का नाम आर्केंजेल ऑफ डेस्पाया था। मुझे लगता है आर्केंजेल फरिश्तों का नेता होता है और फरिश्तों के नेता को मारकर मैं एंजल मोनार्क बन गया। हाँ, शायद यही है। उसके बाद सेरा अपनी घड़ी की ओर मुड़ी और मुस्कुराए। अब ये जानने का समय था कि अपनी हत्या का बदला लेने से उसे क्या मिला था। सेरा ने तुरंत अपनी घड़ी देखनी शुरू कर दी और 1 मिनट में ही वह अपनी स्टेटस विंडो देख रही थी। नाम सेराफिन, शीर्षक देवदूत सम्राट, पहली हत्या निराशा का महादूत, तीसरे स्तर का आतंक, जीवन सार अवशोषित 64/1000, क्षमताएं लेस देन प्रकाश लाने वाला ग्रेटर दैन, निष्क्रिय क्षमताएं लेस देन एंजल दृष्टि ग्रेटर दैन, पहली परिवर्तन क्षमता लेस देन निराशा के पंख ग्रेटर दैन, प्रथम परिवर्तन निष्क्रिय क्षमता लेस देन अविनाशी ग्रेटर दैन, सामान। उसके आंकड़े देखकर वह एक बार फिर हैरान रह गई। पहली हत्या पर 2 निष्क्रिय। खैर, मुझे एक शीर्षक भी मिला, इसलिए मुझे लगता है कि यह समझ में आता है। उसे लाइफ एसेंस काउंटर के पहले से ही इतने ऊंचे होने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने चौथी श्रेणी के एक तीसरे दर्जे के राक्षस को मार डाला था, जिसका मतलब है कि उसे 4 गुना 4 गुना 4 टू द पावर ऑफ 3 लाइफ एसेंस मिल गया था। सेरा को बस यह एहसास हुआ कि राक्षस उच्चतम श्रेणी का था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना शक्तिशाली था। रुको, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। ये चौथी श्रेणी का द्वार होना चाहिए था। तकनीकी रूप से चौथी श्रेणी का प्राणी इससे आ सकता था, लेकिन तीसरी श्रेणी का। उसे तो बस यही सोचकर सिर दर्द होने लगा है।
लेकिन उसने इन विचारों को फिलहाल दबा दिया है। उसने अभी तक अपनी खूबियों यानी अपनी क्षमताओं पर गौर नहीं किया है। सेरा अपने चेहरे पर मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ स्टेटस विंडो की ओर मुड़ी। चलो पहले लाइट ब्रिंगर की क्षमता देखते हैं। वह उत्साह से काम रही थी। लेस देन प्रकाश लाने वाला ग्रेटर दैन। विवरण: लेस देन आपको एक भयानक दुश्मन की शानदार रोशनी विरासत में मिली है। ग्रेटर दैन आपके पास प्रकाश पर नियंत्रण की क्षमता है और जरूरत पड़ने पर आप स्वयं भी प्रकाश बना सकते हैं। वह इससे थोड़ा उलझन में थी। अन्य लोगों की पहली क्षमताओं की तुलना में यह थोड़ा फीका लगता है। लेकिन वह किताब का मूल्यांकन उसके आवरण से नहीं करती थी। सेरा ने रोशनी बुलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। कुछ कोशिशों के बाद वह कामयाब तो हो गई, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने अंधेरे में दिए की तरह अपने आसपास सब कुछ रोशन कर दिया, लेकिन वह बिल्कुल भी चमकीला नहीं लग रहा था। ये तो बहुत अजीब है। उसने इधर उधर देखा कि क्या हो रहा है, तभी उसे एहसास हुआ। रात हो चुकी थी, इसलिए उसके आसपास सब कुछ रोशन हो गया था। और इस एहसास के बाद उसने तुरंत बत्ती बुझा दी। आशा करते हैं कि किसी प्राणी ने वह प्रकाश नहीं देखा होगा। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि प्रकाश को अनदेखा करने से मेरी दृष्टि पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। फिर उसने अपनी पहली निष्क्रियता को देखा और अंततः उसे सब कुछ समझ में आ गया। लेस दैन एंजल साइड ग्रेटर दैन। वर्णन: लेस देन देवदूत प्रकाश में रहने वाले प्राणी हैं और अंधेरे में लड़ते हैं, इसलिए उनकी आंखें चकाचौंध करने वाले प्रकाश और अभेद्य अंधेरे दोनों के लिए समायोजित हो गईं। ग्रेटर दैन आपकी आंखें बेहतर हो जाती हैं, आप दूर तक देख पाते हैं और चमक आपकी दृष्टि को प्रभावित नहीं करती। कम से कम इससे तो यही समझ आता है कि मैं अंधेरे में क्यों देख सकता हूँ। पता चला कि मेरी आंखें बेहतर हो गई हैं। ये क्षमता उसे बहुत पसंद थी, इसकी संभावनाएं अनंत थीं और रात्रि दृष्टि बहुत सुविधाजनक थी। लेकिन वह अब अपने उत्साह को रोक नहीं सकी, उसे अपनी परिवर्तन क्षमता की जांच करनी पड़ी। कृपया अद्भुत रूप से मजबूत बनो। लेस देन निराशा के पंख ग्रेटर दैन। अशुभ लग रहा है। वर्णन: लेस देन 3 महादूत थे जिन्होंने स्वर्ग के सभी शत्रुओं को भगाने की शपथ ली थी, लेकिन अंततः सभी पागलपन के शिकार हो गए। निराशा का महादूत सबसे कमजोर था, लेकिन तीनों में सबसे भयानक भी। ग्रेटर दैन आपने उक्त देवदूत के पंख धारण कर लिए हैं। निराशा के पंख सहयोगियों को भयभीत और प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ये दुश्मनों में भय और निराशा भी पैदा कर सकते हैं। सेरा ने इस विवरण को कई बार पढ़ा। उसे नहीं पता था कि इस क्षमता के विवरण में मनुष्यों द्वारा मारे गए राक्षसों के बारे में और भी जानकारी हो सकती है। किसी भी इवॉल्व ने इस बारे में बात नहीं की, जो थोड़ा अजीब लगा। इस फीचर को क्यों छिपाया? अब जब उसने सोचा, तो वॉच को ऐसी बातें कैसे पता चलती हैं? क्या उसके पास इन सारी जानकारियों का कोई संग्रह है? वह इसका पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कोई विश्वसनीय जवाब नहीं मिल रहा था। बस एक ही बात साफ थी कि कुछ चीज़ें थीं जो इवॉल्व ने बाकी समाज से छिपाई थीं। लेकिन क्यों? हर कोई एक ही चीज़ के लिए लड़ रहा था, एक बेहतर भविष्य के लिए, तो फिर चीज़ें क्यों छिपाई गईं? सेरा ने अंततः इन विचारों को खारिज कर दिया। ऐसी पहेली को जोड़ने का प्रयास करना बेकार होगा जिसमें बहुत सारे टुकड़े गायब हों। अंततः उसने अपनी अंतिम क्षमता पर गौर किया। लेस दैन अविनाशी ग्रेटर दैन। विवरण: लेस देन कठिनाइयों, दर्द और पीड़ा के बीच एकमात्र चीज़ जो एक जैसी रही, वह थे उसके पंख। ग्रेटर दैन आपके पंख बहुत टिकाऊ हैं और उच्च रैंक या वर्ग वाले दुश्मनों के हमलों का सामना कर सकते हैं। ये क्षमता अपने आप में स्पष्ट थी, लेकिन बहुत उपयोगी भी। सेरा को बस एक ही चीज़ परेशान कर रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण: ऊंचे रैंक या वर्ग वाले शत्रुओं से। इसमें रैंक क्यों लिखा है? जहां तक मैं जानता हूं, मनुष्य आमतौर पर एक दूसरे से नहीं लड़ते। लेकिन किसी कारण से मुझे इसके बारे में बुरा लग रहा है। लेकिन सेरा को यह पता नहीं चला कि यह भावना कहाँ से आ रही थी, इसलिए उसने इस भावना और वर्णन दोनों को ही एक अजीब गलती मानकर खारिज कर दिया। इसके बजाय वह अधिक महत्वपूर्ण मामलों की ओर मुड़ी और अपने पंखों को बुलाया। उसे बुलाने की प्रक्रिया समझने में कुछ मिनट लगे, लेकिन आखिरकार उसे समझ आ ही गई। उसकी पीठ से 2 विशाल, सुंदर, शक्तिशाली और बिल्कुल सफ़ेद पंख निकले। उसे लगा कि वह उनसे दबकर गिर जाएगी, लेकिन वे पंख जितने हल्के थे। पहले तो वह उन्हें बहुत ही अजीब तरीके से हिला पा रही थी, लेकिन लगभग 1 घंटे और अनगिनत असफल प्रयासों के बाद वह उन्हें परीक्षण उड़ान पर आजमाने के लिए तैयार हो गई। सेरा ने किसी भी संभावित खतरे के संकेत के लिए चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। बस सन्नाटा था, यहाँ बिल्कुल शांति थी। उसने अपना सिर ऊपर आसमान की ओर उठाया, अब भोर होने वाली थी। फिर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उसने पंख फड़फड़ाने शुरू किए। उसके आसपास की सारी धूल और मिट्टी हिल गई और वह ऊपर उठने लगी। उसके पंखों को देखकर लग रहा था कि वे लगभग 3 मीटर ऊंचे थे, यानी खुली हवा में उड़ने के लिए बस कुछ ही पल लगे। सेरा यहीं नहीं रुकी, बल्कि उसने अपनी गति बढ़ा दी। कुछ मिनटों के बाद उसने ऊपर उठना बंद कर दिया और नियंत्रित गति से एक ही जगह पर रुक गई। हर धड़कन के साथ वो खिलखिलाकर हंस रही थी।
हवा में उड़ना उसे इतना जाना पहचाना लग रहा था, मानो वो हमेशा से ऐसा करती रही हो, मानो आखिरकार घर पहुंच ही गई हो। घर की बात करते हुए वो अपने शहर को निहार रही थी। उसे जो खुशी महसूस हुई वह ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उसे दुनिया की कठोर वास्तविकता का एहसास हो गया। ओह, मैं तो भूल ही गया, सब मर चुके हैं। जैसे ही उसने विनाश को देखा, उसके गालों पर आंसू बहने लगे और वे खून और गंदगी को साफ करने लगे। सेरा एक बार फिर पूरी तरह निराशा की दहलीज पर खड़ी थी। टूटे फूटे शहर को देखकर वह अपना आपा खो रही थी। अब मुझे क्या करना चाहिए? शहर में बचे हुए लोगों को ढूंढूं, या बस सब कुछ छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर मदद मांगूं? अगर मुझे मदद मिल भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे नज़दीकी शहर तो 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर था, कोई भी बचा हुआ व्यक्ति तब तक मर चुका होगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि एक हफ्ता बीत चुका है। जो भी बचेगा उसे या तो इवॉल्व बचा लेगा या फिर मर जाएगा। अंत में उसने फैसला किया कि कोई भी लापरवाही करने से पहले उसे अपने विकल्पों पर अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। इसलिए वह देवदूत और बीस्टमैन के साथ शान से क्रेटर तक पहुंची और खुद को जांचने लगी। उसे याद आया कि उसकी पसलियां, पैर और हाथ टूट चुके थे। उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके सारे जख्म, यहाँ तक कि छोटी मोटी खरोंचें भी ठीक हो गई थीं। उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वह बहुत खून से लथपथ, गंदी और सामान्य तौर पर बुरी तरह पिटी हुई थी। उसके कपड़ों पर एक भी दाग नहीं था और कई बड़े बड़े छेद भी थे। उसके बारे में बस एक ही चीज़ साफ थी, वह थी उसके पंख जो आसपास की सारी गंदगी को दूर भगाते हुए लग रहे थे। मुझे लगता है कि एवोल्यूशन ने मुझे ठीक कर दिया। ये गंदगी को भी साफ कर सकता था, लेकिन कुछ न होने से तो ठीक होना ही बेहतर है। अब जब उसने स्वयं को जांचा तो अगला कदम तय करना अधिक निराशाजनक हिस्सा था। मुझे शायद बस चले जाना चाहिए। सब लोग या तो मर चुके हैं या उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में मैं जाऊंगा। लेकिन माँ और पिताजी। अपने माता पिता को याद करके वह फूट फूट कर रोने लगी। अगर कोई बच भी जाता तो भी वह कुछ खास नहीं कर सकती थी, उसका विकास तो अभी अभी हुआ है। और यह सोचकर उसकी पीड़ा और बढ़ गई। सेरा जमीन पर भ्रूण की मुद्रा में बैठी थी। उसके पंख उसके ऊपर घूंघट की तरह लिपटे हुए थे, उसकी पीड़ा को छिपा रहे थे। वह दुनिया की किसी भी परवाह के बिना रो रही थी। न जाने कितने घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार उसने खुद को इतना संभाला कि गड्ढे से बाहर निकल सके। उसने देवदूत की तलवार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी उसकी आत्मा को जला रही थी, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। सेरा ने निर्णय लिया कि वह अगले शहर जाएगी और वहां पहुंचने के बाद ही वह अपना अगला कदम तय करेगी। कौन जाने, शायद मेरे माता पिता बचा लिए गए हों और उस शहर में मेरा इंतजार कर रहे हों। उसने इस कल्पना पर यकीन करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे सच पता चल गया। उसके अलावा सब मर चुके थे। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। देखो, कैसलबर्ग किस तरफ है? कैसलबर्ग आपकी जगह से उत्तर पश्चिम में 326 किलोमीटर दूर है। वॉच अपग्रेड में एक नया मैप फीचर शामिल है, इसे ज़रूर देखें। उसने अपनी घड़ी पर नज़र डाली और नक्शा खोला, वहाँ उसे सभी ज्ञात शहर दिखाई दिए। और उत्तर पश्चिम में कैसलबर्ग था, जो न्यूबर से भी बड़ा महानगर था। जनसंख्या लगभग 10 करोड़, न्यूबर से 10 गुना ज़्यादा। उसने फिर से चारों ओर देखा और सोचा, 1 करोड़ लोग, सब मर गए। मानवता इतने लंबे समय तक कैसे बची रही? और यह कोपिन के विनाश के कुछ हफ्ते बाद ही हुआ। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। ठीक है, तो कौन सा रास्ता अपनाऊं? मैं वहां तक उड़कर जाने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी उड़ने में उतना अच्छा नहीं हूं और किसी भी उड़ने वाले राक्षस का शिकार हो जाऊंगा। और इतनी दूरी पैदल चलने में तो हफ्तों लग जाएंगे। सबसे अच्छा विकल्प यही है कि जब भी हो सके उड़कर जाऊं, लेकिन बहुत सावधानी के साथ। ये सोचकर वह उड़ान भरने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही वह आकाश में जाने वाली थी, किसी चीज़ ने उस पर झपट्टा मारा और उसके पंख को काट लिया। सेरा नीचे गिर गई, किसी भारी चीज़ ने उसे ज़मीन में धकेल दिया। उसने मुड़कर देखने की कोशिश की कि वह कौन सा जीव है, लेकिन राक्षस ने उसे और नीचे धकेल दिया और अचानक उसके पंखों के बीच उसकी पीठ पर तेज दर्द हुआ। फिर राक्षस ने शायद उसके दाहिने पंख पर जोर से काटा होगा, क्योंकि वहां भी एक नया दर्द उठ खड़ा हुआ था। उस जीव ने उसे ऊपर उठाया और उसके शरीर को हिलाया। हवा में ही उस राक्षस ने उसे अपनी गति से मुक्त कर दिया और वह एक पल के लिए उड़ी, फिर एक दीवार से टकराकर नीचे गिर गई। सेरा ने सिर हिलाया और उसे और ज्यादा लचीला बनाने के लिए विकास का शुक्रिया अदा किया। उसने अपनी पीठ पर हाथ फेरा, बहुत दर्द हुआ और उसका हाथ खून से लथपथ हो गया। अंततः उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा। अरे, बेशक ये तुम हो। तुमने मुझे यहाँ तक ट्रैक कर लिया। खैर, तुम निराश होगे क्योंकि मैं तुम्हारा भोजन नहीं बनूंगा। उसके सामने एक छोटे ट्रक के आकार का कुत्ते जैसा राक्षस खड़ा था, जिसके 5 पैर और 2 सिर थे, और वह उस पर हमला करने ही वाला था। उसे लड़ाई का कोई खास अनुभव नहीं था, लेकिन स्कूल जाने वाले हर बच्चे को बड़े होते हुए कुछ न कुछ मार्शल आर्ट जरूर सीखनी पड़ती है। इसलिए वह उतनी असहाय नहीं थी जितना वह खुद को महसूस करती थी।
हेलहाउंड उस पर झपटा और उसने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन वह अपने पंखों पर ध्यान नहीं दे पाए और उसका बायां पंख कट गया। हे भगवान, राक्षस पंख को भेद नहीं सका, लेकिन फिर भी बहुत दर्द हुआ। सेरा ने झटके से उबरने की कोशिश की और राक्षस के पंजों के वार से बच निकली, जो उसके पेट फाड़ देते। उसने राक्षस के चेहरे पर भी वार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक और छलांग और वार के बाद ये स्पष्ट हो गया कि इस तरह से आगे बढ़ने पर वह हार जाएगी। मुझे कुछ सोचना होगा, और वह भी जल्दी से। शिकारी कुत्ते ने फिर से हमला किया और उसकी गर्दन पर काटने की कोशिश की। वह पीछे हट गई और फिर दाहिनी ओर से आ रहे घातक वार से बचने के लिए एक और लुढ़क गई, लेकिन या तो वह बहुत धीमी थी या उसने समय पर बाईं ओर से आ रहे पंजों को नहीं देखा। लानत है! उसके बाएं हिस्से में एक नया घाव दिखाई दिया और उसमें से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। उसके पास न तो समय था और न ही कोई विकल्प। ठीक है, अगर यह काम नहीं करता है तो मैं सचमुच मर जाऊंगा। एक और काटने से बचते हुए उसका पूरा शरीर चमकने लगा और अचानक उसके चारों ओर एक तेज रोशनी दिखाई दी। बेशक वह बिल्कुल ठीक देख सकती थी, लेकिन हेलहाउंड शायद नहीं देख सकता था। सेरा ने राक्षस को देखा और उसे बहुत अच्छा लगा। वह न सिर्फ अंधा हो गया था, बल्कि रोशनी से डर भी रहा था। उसने एक पल भी नहीं गंवाया और उस जानवर पर हमला कर दिया। उन्हें कार के आकार के जानवरों से लड़ना नहीं सिखाया जाता था, इसलिए उसने उसके सिर और हर उस हिस्से पर, जहां तक उसकी पहुंच आसानी से हो सकती थी, ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। रॉटन अचानक हुए इस हमले से हैरान रह गया और उसने संभलने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक घिनौनी कुरकुरेपन की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि सेरा ने 10वीं या 20वीं बार जानवर के सिर पर वार किया था। शिकारी कुत्ता करवट लेकर गिर पड़ा, हौंफता हुआ, मरता हुआ। बेवकूफ़ कुत्ता मर रहा था, इसलिए सेरा अंततः राहत की सांस ले सकी। अरे, लड़ाई तो मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। मुझे शायद इन जख्मों को साफ कर लेना चाहिए इससे पहले कि इनमें संक्रमण हो जाए। रुको, अब मैं एक विकसित इंसान हूँ, क्या इसमें संक्रमण हो भी सकता है? खैर, बेहतर है कि ऐसा जोखिम न लिया जाए। उसके लगभग आधा दर्जन घाव खून से लथपथ थे, जिनमें से 3 उसकी पीठ पर बहुत गहरे लग रहे थे। खुद को देखने के बाद उसने शिकारी कुत्ते की तरफ देखा, फिर कुछ पल सोचने के बाद वह उसके पास गई। मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे इसके लिए माफ़ करना। तुम्हें मुझ पर हमला करने से पहले बेहतर पता होना चाहिए था। अब तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, और तुम कुत्ते की तरह अपने ही खून में डूबकर मरोगे। सेरा वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी और उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां हेलहाउंड उसे देख रहा था। उसकी आंखें मानो उसे मार डालने, दया दिखाने और उसे उसके दुख से मुक्ति दिलाने के लिए कह रही थीं। किसी कारण से दुखी होकर उसने उस जानवर की आखिरी विनती मान ली। उसने अपनी मुट्ठी जानवर की छाती में घुसा दी और अपने नंगे हाथ से उसका दिल कुचल दिया। मुझे आशा है कि आप जहां भी जाएंगे आपको शांति मिलेगी। वह वहीं खड़ी अपने खून से सने हाथों को देख रही थी। यह उसका पहला शिकार नहीं था, वह तो फरिश्ता था। यह उसकी पहली जिंदगी और मौत की स्थिति भी नहीं थी। वह पहले ही लगभग 2 दर्जन शिकार कर चुकी थी। लेकिन यह अलग एहसास था। उसकी मौत बहुत करीब थी, लेकिन उसने लड़ाई लड़ी और अपनी दुश्मन को मार गिराया। और यह कैसी हत्या थी! अपने किए का एहसास होने पर और अपने आसपास फैले खून और लहूलुहान शरीर को देखकर वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और उल्टी करने लगी, लेकिन कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि उसने कम से कम 1 हफ्ते से कुछ खाया नहीं था। ये बात याद आते ही उसे भूख लगने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र मरे हुए कुत्ते पर पड़ी और उसे फिर से मतली आने लगी। कुछ मिनट बाद सेरा ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगा। अरे, मेरे बाजू के घाव से अभी भी खून बह रहा है। उसने उसके दाहिने पंख पर कांटे के घाव को देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया, न खून न ही मिट्टी। फिर उसे याद आया, कठिनाइयों, दर्द और पीड़ा के बावजूद बस एक ही चीज़ वैसी ही रही, वो थे उसके पंख। तो उनमें ज़बरदस्त पुनर्जनन क्षमता होती है और वे खुद को साफ कर लेते हैं। कितना सुविधाजनक है। अफसोस की बात है कि मेरे शरीर के बाकी हिस्सों में ऐसी शक्ति नहीं है। उसने जल्दी से अपने पंख उतार दिए और अपनी जैकेट उतार दी। उसकी पीठ पर 2 बड़े छेद थे, जो शायद पंखों की वजह से थे। फिर उसने अपनी कमीज उतारी, उसमें भी 2 छेद थे, और उसे अपने बाजू के घाव में डाल दिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। उसने पीठ के घाव को छुआ और शुक्र है कि वह सिर्फ मांस का घाव था और खून बहना बंद हो चुका था। ये सब करने के बाद सेरा ने खड़े होने की कोशिश की और किसी तरह खड़ी हो पाए, हालांकि आसानी से नहीं। वह कुछ ढूंढ रही थी ताकि खुद को सिल सके या कम से कम अपने जख्मों को साफ कर सके, लेकिन वह खाली हाथ ही लौटी। आखिरकार वह हेलहाउंड की लाश के पास गई और आग जलाने के लिए सामान इकट्ठा करने लगी। कुछ ही मिनटों में जमीन पर लकड़ियों का एक बड़ा ढेर लग गया और किसी तरह उसे एक लाइटर भी मिल गया। आग तेज जलने के बाद उसने उसे गर्म करने के लिए एक धातु का टुकड़ा लपटों के पास रख दिया। मैं निश्चित रूप से आशा करता हूं कि इवॉल्व संक्रमित न हो, अन्यथा मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। आग से टुकड़ा निकालकर उसने अपनी कमीज घाव से हटाए।
घाव इतना गहरा नहीं था कि उसके अंगों को चोट पहुंचा सके, लेकिन फिर भी खून बह रहा था। उसने अपने मुंह में एक लकड़ी डाली और बिना किसी हिचकिचाहट के जलती हुई धातु को अपने घाव पर रखा, फिर अपनी कमीज से उस पर दबाव डाला। आह 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 हाँ, वह दर्द से बेहोश होने तक चिल्लाती रही। सेरा जब होश में आई तो उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने तुरंत गर्म धातु हटाई और घाव को देखा। पूरा घाव लाल हो गया था और बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन कम से कम अब खून तो नहीं बह रहा था। फिर भी मुझे शायद पट्टी बांधनी चाहिए। उसने अपनी शर्ट पकड़ी जो पूरी तरह जल चुकी थी और उसे अपने पेट के आसपास बांध लिया, जिससे जलन वाले स्थान पर दबाव पड़ा। अच्छा, अब जब मेरा काम हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने एक पल सोचा और फिर उसके पेट में गड़गड़ाहट सुनाई दी। अच्छा, मुझे शायद कुछ खाने पीने की चीज़ें ढूंढनी चाहिए। उसने अपनी बाईं ओर देखा और गहरी सांस ली। मुझे इस बात का दुख है, लेकिन आप पहले ही मर चुके हैं, इसलिए आप किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। क्या मैं सचमुच ऐसा करूंगा? हेलहाउंड को काट कर खा जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा कैसे करूं? मैंने इसके बारे में बस किसी क्लास में ही सीखा है, किसी को ऐसा करते कभी नहीं देखा। उसने कुछ और गहरी सांसें लीं और फिर एक और धातु का टुकड़ा उठाकर उस राक्षस के एक विशाल पंजे को बाहर निकाला। वह पंजा खंजर के आकार का था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तेज था। पंजा पकड़कर उसने कुत्ते के शरीर के एक हिस्से की खाल नोच ली। फिर वह मांस के टुकड़े काटने लगी। ऐसा करते समय उसने अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की ताकि वह मतली के कारण बेहोश न हो जाए। राक्षसों का वर्गीकरण विकसित राक्षसों से ज्यादा है। उन्हें 7 अलग अलग वर्गों में रखा जा सकता है और हर वर्ग के 3 स्तर होते हैं। पहला वर्ग और उनमें से सबसे कमजोर है दूषित, उसके ऊपर है सड़े हुए राक्षस, जैसे वही नर्क का कुत्ता जिसे वह काट रही थी। तीसरे वर्ग में है भ्रष्ट और चौथे वर्ग में है भयावह राक्षस, जैसे वह घिनौना कबूतर था। शेष वर्गों को नियमित नागरिकों से अलग रखा गया है। रुको, मैं अब नागरिक नहीं हूँ। देखो, आखिरी 3 राक्षस वर्ग क्या हैं? माफ कीजिए एंजल मोनार्क, अनुरोधित जानकारी वर्तमान में इस डिवाइस पर उपलब्ध नहीं है। निकटतम शहर के मुख्य टर्मिनल में सहायता का अनुरोध करें। निकटतम शहर कैसलबर्ग है। सुझाया गया मार्ग। ठीक है, बस हो गया। शुक्रिया। उपलब्ध नहीं। आंकड़े। थोड़ी निराश होकर वह अपने काम की ओर मुड़ी। उसका काम लगभग पूरा हो चुका था। देवदूत सम्राट, आपके पास अपठित संदेश हैं। उसे ये देखकर हैरानी हुई, लेकिन उस समय उसे इतनी भूख लगी थी कि उसे इसकी परवाह नहीं थी। इसलिए उसने आग में और लकड़ियां डाली और हेलहाउंड का मांस पकाना शुरू कर दिया। जब सेरा खाना पकने का इंतजार कर रही थी तो वह सोच रही थी कि क्या पिए। यहाँ आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है। अब सोचता हूँ, हमारे घर में पानी कहाँ से आता होगा। खैर, अब तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर मैं क्या पीऊँ? तभी उसे स्कूल में सिखाई गई एक बात याद आई जो ज़रूरत पड़ने पर पीने के पानी की जगह ले सकती है। हाउंड की लाश को देखते हुए उसने कहा, और मैं नादानी में सोच रही थी कि इसे काटना आज की सबसे घिनौनी हरकत होगी। मुझे कम से कम इसे उबालने के लिए कोई बर्तन तो ढूंढ ही लेना चाहिए, क्योंकि भगवान न करे मुझे कुछ हो जाए। फिर उसने अपने जख्म की तरफ देखा और हंस पड़ी। हाँ, ज़रूर, यही बात मुझे बीमार कर देगी। सेरा ने खंडहरों में थोड़ी देर इधर उधर देखा और उसे कुछ उपयोगी चीज़ें मिलीं, जिनमें एक बर्तन भी शामिल था। हालात वाकई सुधर रहे थे। सेरा ने बर्तन में थोड़ा खून इकट्ठा किया और उसे उबालना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में वह खाने के लिए तैयार हो गया। सेरा गई और एक धातु के मग में थोड़ा सा डाला जो उसे मिला। फिर लाश की ओर मुड़ी और बोली, चीयर्स, और फिर पूरा मग गटक गई और लगभग उल्टी कर दी। ये तो घिनौना है, चलो और पीते हैं। हाँ, खून का स्वाद बहुत बुरा था, लेकिन पानी पीना बहुत ज़रूरी है। एक और मग पीने और अपनी ज़िंदगी के सारे फैसलों पर दोबारा सोचने के बाद भुने हुए मांस की खुशबू ने उसे छुआ। यह अब तक की सबसे अच्छी चीज़ थी। आधे मिनट में ही वह उसे आग से उतार चुकी थी और मांस के थोड़ा ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही मिनट बीते थे कि वह उसे चट कर गई। स्वाद इतना लाजवाब था कि वह उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। पहला खत्म करने के बाद वह जल्दी जल्दी दूसरा खाने लगी, मानो वह उससे दूर भाग जाएगा। सेरा ने शारीरिक रूप से जितना हो सके उतना खाया। वह कभी ज्यादा नहीं खाती थी, लेकिन शायद विकास ने उसकी भूख बढ़ा दी थी। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस जमीन पर लेटी हुई खाने के बचे हुए स्वाद का आनंद ले रही थी। आह, यही तो जीवन है। छिपना, भागना और राक्षसों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें खाना। आधे घंटे के बाद आखिरकार उसमें बैठने लायक ताकत आ गई। मुझे संभवतः नए संदेशों की जांच करनी चाहिए। वह अपनी वॉच की होलो स्क्रीन लेकर आए। देवदूत सम्राट, आपके पास अपठित संदेश हैं। ये नाम, यार, ये तो बहुत जल्दी परेशान करने लगेगा। उसने वॉच को नज़रअंदाज कर दिया और संदेश खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी इंटरफेस बदल गया। एंजल मोनार्क, क्या आप वॉच की नई त्वरित संचार सुविधा को सक्रिय करना चाहेंगे? त्वरित संचार, वह क्या है?
क्विक कम्युनिकेशन फीचर आपकी नसों के जरिए आपके मस्तिष्क तक संदेश भेजता है, जिसे वह एक आवाज़ के रूप में समझता है जो आपके दिमाग में आने वाले हर संदेश की घोषणा करती है, जिसे सिर्फ आप ही सुन सकते हैं। इस फीचर को कभी भी बंद या चालू किया जा सकता है। अगर वॉच स्पीकर के जरिए सब कुछ न बताए तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो चलिए इसे आजमाते हैं। क्या गलती हो सकती है? ठीक है, इसे चालू करो। कनेक्ट हो रहा है। कनेक्शन स्थापित हो गया है। परीक्षण सिग्नल भेजा जा रहा है। यदि आपको अपने सिर में मेरी आवाज़ सुनाई दे तो कृपया कहें, मैं आपको सुन सकता हूँ। हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आवाज़ इतनी तेज थी कि सेरा गिर पड़ी और अपना सिर पकड़ने लगी। मैं आपकी बात सुन सकता हूँ, कृपया आवाज़ थोड़ी कम कर दीजिए। समझ गया, कनेक्शन काम कर रहा है, आवाज़ कम हो गई है। क्या ये खंड तुम्हें पसंद है? उसके दिमाग में एक रोबोट जैसी, स्त्री जैसी आवाज़ ने पूछा। हाँ, यह अच्छा है, अब संदेश खोलो। शानदार, आपके पास 2 अपठित संदेश हैं। पहला संदेश, आपने एक जंगली हिलहाउंड को मार डाला है, जो द्वितीय श्रेणी का एक सड़ा हुआ कुत्ता है। आपकी आत्मा पोषित हुई है। दूसरा संदेश, आपको द्वितीय श्रेणी का हथियार मिला है, जिसका नाम है अतृप्त भूख। ये वस्तु छिपा दी गई है। पहला संदेश तो उसे उम्मीद थी, लेकिन दूसरे के लिए जैकपॉट के अलावा कोई और शब्द नहीं था। वह खुशी से चिल्लाए और पागलों की तरह हंसने लगी। उसने एक पल भी इंतजार नहीं किया और अपनी स्टेटस विंडो खोल दी। पेज के नीचे कुछ नया था। आइटम, लेस दैन अतृप्त भूख ग्रेटर दैन। सेरा ने तुरंत नया पेज खोल दिया। लेस दैन अतृप्त भूख ग्रेटर दैन। प्रकार, हथियार। वर्णन, एक जंगल में एक भूखा आदमी रहता था जिसके पास एक शिकारी कुत्ते के अलावा कुछ नहीं था। एक बार शिकार में असफल होने के बाद वह आदमी और नहीं सह सका और शिकारी कुत्ते को मारकर खाने लगा। जैसे ही वह उसे छुरा घोंपने वाला था, शिकारी कुत्ता उस पर झपटा और उसे नोचने लगा। दर्द से तड़पते और मरते हुए उस आदमी ने शिकारी कुत्ते को भूखा रहने का श्राप दिया। शिकारी कुत्ता चाहे कितना भी खा ले, भूखा ही रहता। अंततः लगातार भूखमरी ने उसे पागलपन की ओर धकेल दिया। ये कहानियां हमेशा इतनी दुखद क्यों होती हैं? उसने हेलहाउंड के शरीर को देखा और आह भरी। चलो बाकी भी पढ़ लेते हैं, उसने सोचा। उसका उत्साह लगभग पूरी तरह खत्म हो गया। विशेषता, इस हथियार की ताकत उपयोगकर्ता की ज़रूरत के अनुसार बढ़ती है। यह उपयोगकर्ता की रक्त पिपासा को भी बढ़ाता है। इसके लिए थोड़ी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं। अच्छा, देखते हैं कि तुम किस तरह का हथियार हो। सेरा ने हथियार को बुलाना शुरू किया, जिसमें उसे कुछ प्रयास करने पड़े, लेकिन अंततः वह हथियार उसके हाथ में थामने में सफल हो गया। उसका पहला विचार था, ये सुंदर है और भयानक भी। उसके हाथ में एक ग्लेव था जिसका रंग सिर्फ खून से सना हुआ था। पूरा हथियार ऐसा लग रहा था मानो खून के सागर में भीग गया हो। जहां खून नहीं लगा था, वहां असली रंग साफ दिखाई दे रहा था। हत्था शायद भूरा और लकड़ी का बना था, जबकि हथियार का ब्लेड और मूठ गहरे नीले रंग के थे। कितना भाग्यशाली, मुझे एक हथियार भी मिला है जिसका मैं कुछ हद तक इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि अगर मुझे कुल्हाड़ी या उससे भी बदतर हथौड़ा मिल जाता तो मैं क्या करता। सेरा इसके साथ घूमती रही, हथियार को और अधिक जानने के लिए कुछ बुनियादी काटास किए और इसके उपयोग के बारे में अपनी स्मृति को जागृत किया। ऐसा करने के बाद उसने उसे 2-3 बार बुझाया और फिर से जलाया, जब तक कि वह उसे आसानी से करने में सक्षम न हो गई। फिर वह खुशी से मुस्कुराते हुए आग के पास बैठ गई। आखिरकार हालात सुधरने लगे थे। सूरज ढलने वाला था, इसलिए उसने आग बुझा दी और ज़मीन पर लेटे लेटे वह कल के बारे में सोच रही थी। कैसलबर्ग की उसकी लंबी यात्रा शुरू हो जाएगी और उसके लक्ष्य के बीच कोई भी बाधा नहीं आएगी।